हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग जो है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी देख रहे थे और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखे थे। तो लास्ट क्लास में जो है ना हम लोग उसको डिस्कस कर लिए थे, थोड़ा उसको लिख लेते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन भी दिए थे, उसको डिस्कस करेंगे, कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं उसको। तो सबसे पहले हम लोग जो है ना प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे प्लांक्स के बारे में लिखना, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। उसमें लिखना है ही सेड दैट, मतलब प्लांक सेड दैट, ही सेड दैट एटम्स और मॉलिक्यूल्स could emit atoms or molecules could emit or absorb energy only in discrete form, ठीक है ना, only in discrete form, ठीक है, स्पेलिंग यही होगा, only in discrete form, not in a continuous way, ठीक है, only in discrete form, not in a continuous way, W by way, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसी में लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, क्वांटम इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, क्वांटम इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट कैन बी इमिटेड और absorbed in the form of electromagnetic radiation, ठीक है। उसके बाद जो है ना अगला लाइन में लिखेंगे, फिर से पैराग्राफ चेंज कर लेंगे, ठीक है। द एनर्जी ऑफ द क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज, पैराग्राफ चेंज करके फिर से लिखेंगे, द एनर्जी ऑफ द क्वांटम ऑफ रेडिएशन is directly proportional to its frequency, ठीक है ना, ये वाला लिखेंगे। उसके बाद इसके बाद जो लिखा हुआ था ना, इसके पहले क्लास में वो सब चीज़ लिख लेंगे। यहाँ पे जितना भी प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पे जितना भी हम लोग इसके आगे लिखे थे लास्ट क्लास में, बोर्ड पे जितना लिखा हुआ था सबको कॉपी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है इसके आगे जो है इसका भी थ्योरी लिखा देते हैं, फिर दोनों का क्वेश्चन एक बार हम लोग कर लेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग लिखेंगे, लिखना आइंस्टीन सजेस्टेड दैट, ठीक है ना, आइंस्टीन का स्पेलिंग है, आइंस्टीन सजेस्टेड दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना, स्ट्रीम बहाव जो होता है, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन, ठीक है, लास्ट क्लास में बताया था, कॉल्ड फोटोन which move with a speed of light, and photon must possess energy, एनर्जी कितना रखेगा, E = h nu, ठीक है, फोटोन मस्ट पजेस एनर्जी E = h nu। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे यहाँ पे, व्हेन लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, व्हेन लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ ए मेटल, व्हेन लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ ए मेटल, electrons are ejected from the metal, ठीक है। फुल स्टॉप इसमें आगे लिखेंगे, this phenomena is called photoelectric effect, and emitted electrons are known as photoelectrons, ठीक है। यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद जो है ना डायग्राम जो लास्ट क्लास में बताया था वो सब बना लेना है।
आइंस्टीन का जो फार्मूला था वो सब लिख लेना है, ठीक है। हर कुछ वहाँ पे जितना था सब कुछ लिख लेना था। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना 2 पॉइंट लिखाएंगे, उसको लिख लेना है नोट करके। पहला पॉइंट लिखना है W enables, W मतलब क्या था, वर्क फंक्शन। W enables the electrons to क्या, ब्रेक अवे, ठीक है, ब्रेक अवे, किससे ब्रेक अवे, ब्रेक अवे फ्रॉम द एटम by overcoming the attractive forces, overcoming the attractive influence of the nucleus, ठीक है ना। नोट में दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। W वाला तो पहले ही बता चुके हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे द एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल फोटोन डिपेंड्स अपॉन depends only on its frequency nu, and not on the intensity of light, ठीक है। यहाँ पे क्या था, द एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल फोटोन डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी, नॉट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स emitted depends upon intensity of the light, ठीक है। अब इंटेंसिटी क्या होता है ना, इंटेंसिटी इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे एक सरफेस ले लिया हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक सरफेस लिए, ठीक है, सपोज किया जाए ये एक सरफेस है मेरे पास, ठीक है। तो इंटेंसिटी क्या हुआ ना कि इस पर्टिकुलर एरिया में कितना लाइट जो है ना यहाँ पे जो है इंसिडेंट हो रहा है। तो एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया, मतलब पर यूनिट एरिया में कितना लाइट इंसिडेंट होगा। तो अगर पर यूनिट एरिया में ज़्यादा लाइट इंसिडेंट हो रहा है तो इंटेंसिटी ज़्यादा, ठीक है। पर यूनिट एरिया में कम लाइट इंसिडेंट हो रहा है तो इंटेंसिटी कम, ठीक है। तो एनर्जी जो होगा ना हमेशा डिपेंड करेगा म्यू पे, उसको इंटेंसिटी से मतलब नहीं है। इंटेंसिटी क्या बोल रहा है कि पर यूनिट एरिया में कितना एनर्जी इंसिडेंट हुआ। तो अगर मान लो पर यूनिट एरिया में, ठीक है ना, 5 रे इंसिडेंट हुआ तो क्या हो गया, 5 एक इलेक्ट्रॉन मान लो निकालने की एबिलिटी रखता है तो 5 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। तो पर यूनिट एरिया में ज़्यादा एनर्जी इंसिडेंट हुआ तो इंटेंसिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेगा। लेकिन मान लो पर यूनिट एरिया में 2 ही जो है ना रेज यहाँ पे आ सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को मान लो निकालेगा यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, इसका इंटेंसिटी कम हो गया, ठीक है। तो एक तरह से ना ये समझा रहा है कि इंटेंसिटी अगर पूछ रहा है, ठीक है, इंटेंसिटी पूछ रहा है और एनर्जी के बारे में बात कर रहा है, तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इंटेंसिटी होगा, ठीक है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी के। जितना ज़्यादा इंटेंसिटी उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, निकलने का एबिलिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। बाकी जो वर्क फंक्शन है वो तो हम लोग समझ ही लिए हैं कैसे ऑपरेट करता है। तो ये है यहाँ पे। अब जो है ना लास्ट क्लास में हम लोग जो पढ़े थे उसको थोड़ा सा हम लोग उसको क्वेश्चन जो था ना लास्ट क्लास का उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक आंसर आ गया होगा मैक्सिमम लोगों का तो उसमें, ठीक है। क्वेश्चन आसान था तो मैक्सिमम लोगों का आंसर आ गया होगा मेरे ख्याल से। कमेंट में कितने लोग देखते हैं इसमें आगे। यहाँ पे देखना कि अब क्वेश्चन इसको पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इसको देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। इसके पहले लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्लास में क्वेश्चन था ये फोटोन ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रम, ठीक है। लास्ट क्लास का क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको बाद में करेंगे, ठीक है। 6000 एंगस्ट्रम जो ना वेवलेंथ था किसी लाइट का, और बोल रहा था कि इसका जो एनर्जी है ना ये बता रहा था E1 है। 6000 एंगस्ट्रम वेवलेंथ है तो उसके हिसाब से बता रहा है एनर्जी E1 है। उसके बोल रहा है कि वेवलेंथ निकालिए, ठीक है ना। दूसरा बोल रहा है लेमडा जो है ना निकालिए फोटोन ऑफ लाइट का विच हैव एनर्जी पर फोटोन, जिसका एनर्जी पर फोटोन मतलब एक फोटोन का एनर्जी जो है, ठीक है। एनर्जी कितना है इस केस में, एनर्जी जो है 4E है, मतलब E2 मान लेते हैं, इसका E1 मान लिया तो इसका मान लेते हैं E2 है। E2 कितना है 4E है,
बस मतलब बस इतना ही बोल रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा समझते हैं। मतलब कि अगर वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम है तो उसके हिसाब से एनर्जी U1, वेवलेंथ बताना है, जब एनर्जी क्या हो जाएगा E2 हो जाएगा, मतलब 4E हो जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी जो है, ठीक है, यहाँ पे जो है ना एनर्जी E था, नॉट U1। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं कि एनर्जी U1 था तो वो वैल्यू जो है ना E है। पहले एनर्जी E था तो वेवलेंथ बता रहा था 6000 एंगस्ट्रॉम, बाद में एनर्जी E2 हो गया ना तो 4E हो गया, तो वेवलेंथ बताना है। तो ये तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से बन जाएगा ना वेवलेंथ से रिलेशनशिप एनर्जी का। तो E इक्वल टू hc/λ, सीधे इससे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना है ना, hc से क्या है, कोई मतलब है नहीं यहाँ पे। प्लांक्स कांस्टेंट होता है, c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, वो भी कांस्टेंट होता है, तो इससे मतलब है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एनर्जी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ हो जाएगा। ठीक है, या फिर जो है ना इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, नहीं तो इससे भी जो है ना सिंपली कर सकते हैं। पहला का जैसे एनर्जी लेंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगा, E1 अगर ले लिए तो hc हो गया या λ1 हो गया। ठीक है, इस तरह से E2 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, hc तो कांस्टेंट है तो वही रहेगा, λ2 हो जाएगा। और ये मान लो 1 है और ये मान लो 2 है। ठीक है, तो डिवाइड कर देते हैं। हमको निकालना क्या था, दूसरा निकालना था ना, दूसरे वाले का, ये λ2, ये λ1 तो दिया हुआ था, तो हम लोग क्या करें, ठीक है, E1/E2 कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, hc/λ1/hc/λ2। ठीक है ना, hc कट गया तो ये क्या हो जाएगा, λ2/λ1। तो हमको निकालना यहाँ पे क्या है, को निकालना था λ2, तो λ2 इक्वल टू क्या हुआ, λ1 इंटू U1/E2 था ना, U1/E2। ठीक है, 1/2 डिवाइड किया, तो U1/E2 इक्वल टू λ2/λ1। तो λ2 क्या होगा, ये इधर जाएगा, तो λ1 इंटू U1/E2। इस तरह से λ1 तो हमको पता है ना, λ1 तो दिया हुआ था 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, E1 तो मान लो, ठीक है, E मान लिया, इसमें दिया हुआ था E वैल्यू है, और E2 मान लो यहाँ पे दिया हुआ था E4E है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1500 एंगस्ट्रॉम आएगा। कितना लोग आंसर आ गया था। ठीक है, तो ये इस तरह से बनेगा, सबको एक बार समझ लेना है, कुछ नहीं है। एक का एनर्जी दिया हुआ था, वेवलेंथ दिया हुआ था, दूसरा का वेवलेंथ पूछ रहा था, एनर्जी दे दिया। ठीक है, तो एनर्जी तो कैंसिल हो जाएगा ना, दोनों का लिख लेंगे बारी बारी से, डिवाइड कर देंगे, इस तरह से सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है पॉज करके, जिससे नहीं बना वो लिख लो। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाँ, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इधर वाला जो है प्लांक्स कांस्टेंट पे बेस्ड है, उधर वाला है ना फोटो इलेक्ट्रिक पे बेस्ड है। दोनों देखते हैं, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सपोज 10⁻⁻17 जूल ऑफ लाइट एनर्जी। ठीक है, मान लेते हैं, इसमें बोल रहा है कि मान लीजिए 10⁻17 जूल ऑफ लाइट एनर्जी जो है इज़ नीडेड बाय द इंटीरियर ऑफ द ह्यूमन आई। मतलब ठीक है ना, आदमी का जो आई है, आँख है, उसको इंटीरियर मतलब अंदर जो है उसको ज़रूरत है 10⁻17 जूल ऑफ लाइट एनर्जी, उतना चाहिए जो है ना ह्यूमन आई को, जिससे कि किसी ऑब्जेक्ट को देख ले, आई टू सी एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ह्यूमन आई को बाहर से जो लाइट आएगा तो आँख में जो जाएगा, ठीक है, तो वो उसका बता रहा है कि 10⁻17 जूल चाहिए। ठीक है, जो एनर्जी चाहिए वो क्या चाहिए, 10⁻17 जूल चाहिए। तो बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी फोटॉन्स ऑफ ग्रीन लाइट। ठीक है, हाउ मेनी फोटॉन्स ऑफ ग्रीन लाइट का वेवलेंथ बता रहा है 550 नैनोमीटर आर नीडेड टू जनरेट दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब सीधे बोल रहा है कि ह्यूमन आई है, उसको किसी चीज़ को देखने के लिए, ठीक है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जो कि 10⁻17 जूल है। तो बता रहा है कि उसके लिए कितना जो है फोटोन चाहिए, और प्रत्येक फोटोन के बारे में बता रहा है कि वो ग्रीन लाइट का फोटोन है। नंबर ऑफ फोटोन चाहिए, मेनी फोटोन, कितना फोटोन चाहिए, हाउ मेनी। तो इसको जो है ना कैसे करेंगे, ऐसे तो इसका एक फार्मूला होता है, मतलब लोग बना देते हैं, हम भी बना देंगे।
लेकिन बिना फॉर्मूला के भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। सीधा सीधी क्वेश्चन है। जैसे हम लोग क्या कह रहे हैं ना, फोटोन का जो है ग्रीन लाइट है, तो ग्रीन लाइट का कितना फोटोन होगा ये बताना है। तो सबसे पहले ग्रीन लाइट का वेवलेंथ पता है, तो ग्रीन लाइट का वेवलेंथ पता है तो हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ठीक है ना, एक फोटोन का जो है ना हम लोग एनर्जी निकालेंगे। तो एक फोटोन का एनर्जी कितना हो जाएगा, फोटोन का एनर्जी E इक्वल टू लेमडा दिया हुआ है ना, तो AC अपॉन लेमडा, ठीक है ना, सिंपली AC अपॉन लेमडा लिख लेंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू पुट करेंगे, तो याद रहना चाहिए वैल्यू 6.6 कितना होता है, 6.626, ठीक है ना। इसका वेवलेंथ का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34, ठीक है, जूल सेकेंड, यूनिट भी साथ में लिखेंगे। और C का वैल्यू कितना होता है 3 इंटू 10⁸, ये मीटर पर सेकेंड, ठीक है, डिवाइडेड बाई वेवलेंथ लिखेंगे, दिया हुआ है ना 550 नैनोमीटर है, तो 10⁻, कितना होगा -9 मीटर। देखो मीटर कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, जूल सेकेंड कैंसिल हो गया, ठीक है, तो यूनिट बचेगा जूल में, ठीक है। इसमें देखना ना, इसमें क्या करते हैं कि ये जो है 6.626 इंटू 3, ये ठीक है ना 90.89 करके कुछ आता है नियरली, इसको जो है ना करीब करीब 20 मान लेंगे, ठीक है। तो करीब करीब जो है ना इसको 20 मान लेंगे, और ऊपर जो हो जाएगा ना 20 हो जाएगा, ठीक है ना, इतना मल्टीप्लाई इतना, मतलब हर क्वेश्चन में आएगा, तो इसको मान ही लेंगे 20 है। ये तो सॉल्व भी कर सकते हो, थोड़ा सा डेसिमल में आएगा, तो आंसर तो करीब करीब बताना रहता है, तो जो है नियरली जो है 20 आएगा, तो उस हिसाब से मान लेंगे। उसके बाद जो है ये कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये 10⁻, कितना होगा 17 हो जाएगा, ये कितना, ये +17, ये माइनस 10⁻, माइनस यहाँ पे क्या होगा 17 हो जाएगा, ये क्या आएगा जूल में, ठीक है ना, ये आएगा 10⁻⁻17 जूल में करीब करीब, और डिवाइडेड बाई, ठीक है ना 550, ठीक है, इतना ही आएगा कुछ, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब जो है, अब देखो एक फोटोन का एनर्जी इतना है, देखो ये बस है ना कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए बता दे रहे हैं। बहुत सारा इस तरह से छोटा छोटा ट्रिक बताएंगे आगे भी, क्या कि केमिस्ट्री में सब चीज़ें परेशान करेगा, खासकर IT वाले को तो बहुत परेशान करेगा, नीट वाले को इतना टेंशन नहीं लेना है, उन लोगों को बहुत कम परेशान करेगा। फिर जैसे ये स्टार्ट हुआ आगे भी इसमें भी बहुत सारा कैलकुलेशन आएगा, आगे चल के फिजिकल में हर जगह कैलकुलेशन आएगा, तो उसमें जो है ना ज़रूरत पड़ता है। तो अगर IIT का तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, IIT में जाना है, मतलब एडवांस अच्छे से क्लियर करना है, तो कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए बिना किसी कैलकुलेटर मोबाइल के, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो मोबाइल कैलकुलेटर दूर रखेंगे, उसका यूज़ नहीं करना है, खुद यूज़ करना है, तो हाथ चलाना है, ठीक है। जहाँ कैलकुलेटर मोबाइल यूज़ कर लिए, मतलब एग्ज़ाम में तुम्हारा कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो छूट ही जाएगा, कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे, कैलकुलेटर देगा ही नहीं, और वहाँ पे तुम्हारा जो है ना रैंक पीछे खसक जाएगा, आसानी से अच्छा खासा पीछे खसक जाएगा, ठीक है ना। 2-3 क्वेश्चन तुम मिस किए, तुम्हारा रैंक बहुत नीचे चला जाएगा। मान लो 2000 आ रहा है तो सीधे 5-6 हज़ार में चला जाएगा, तो मतलब रैंक जो है ना बहुत नीचे भागना स्टार्ट कर देता है, इसलिए कैलकुलेशन मस्ट है, ठीक है ना। जितने बच्चे का देख रहे हैं ना टॉप में रिजल्ट देता है 1000 में, फिर 500 में, या फिर 100 के नीचे रिजल्ट दे रहा है, बहुत फास्ट कैलकुलेशन रहता है बिना किसी कैलकुलेटर के। फिरजी में ही देख लो इस बार जो रिजल्ट आया है, ठीक है, उसमें अधिकांश बच्चों को तो हम पढ़ाए हैं, जो भी टॉप 10 में फिरजी में दिख रहा है बच्चा सब, ठीक है ना, सब मेरे से पढ़ा हुआ है, सब में अधिकांश जो भी टॉप 10 में या टॉप 20 में, सबका कैलकुलेशन एकदम फास्ट है, ठीक है। कोई कैलकुलेटर यूज़ नहीं करता था और फटाफट आंसर बताता था, बस देखते रहते थे कि उसका आंसर कितना फास्ट आता है, तुरंत आंसर बता देता था। जो टॉप में है भी, टॉप 20 रैंक में है, टॉप 5 में है, ठीक है, उसमें से कुछ लोग जो है, जैसे आदर्श है, कमलकांत था, ठीक है, आदिल था, और ये एक नयाज करके जो है बच्चा, वो मतलब बहुत फास्ट कैलकुलेशन था सबका। कैलकुलेशन बहुत फास्ट रखना है, ये तुम लोगों को चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। IIT वाले के लिए बोल रहे हैं, नीट वाले को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कैलकुलेशन का, थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन आना चाहिए, काम चल जाएगा, ठीक है। तो इसका बेस्ट ट्रिक है 20 मान लो, इस तरह से कर लेंगे। इसमें आगे बढ़ेंगे तो अब देखो ये कह रहा ना कि एक फोटोन का एनर्जी इतना और टोटल एनर्जी कितना, इतना, तो नंबर ऑफ फोटोन कितना होगा, टोटल एनर्जी इतना और एक फोटोन का एनर्जी इतना, तो कितना फोटोन डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ फोटोन कितना होगा, नंबर ऑफ फोटोन्स जो होगा ये क्या होगा, टोटल एनर्जी
डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन क्या होगा, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ठीक है ना, एक फोटोन का एनर्जी। ठीक है, अब बस डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो इतना तो कैलकुलेशन आना चाहिए, 2/55 करेंगे तो क्या होगा, ये तुम्हारा काम ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो 10⁻⁻17 ठीक है ना, यहाँ पे जूल डिवाइडेड बाई 2/55 इंटू 10⁻, जो है -17 जूल। ठीक है, तो कुछ ऐसे आएगा। और ये जो है ना, आप देखो कैलकुलेशन एक जगह कर रहे हैं ना, तो ये भी कट जाएगा, कुछ ऐसा आएगा नहीं। ठीक है, तो नियरली 55/2 आएगा, 27। ठीक है, मतलब ये जो है ना करीब करीब 7 आता है। यहाँ पे तो 5 आएगा ना, एग्जैक्ट अगर निकालेंगे पुट करके तो 7 आएगा, तो करीब करीब 7, मान लो 5 ही आता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ना तो 27.7 आता है, एग्जैक्ट लेके इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे तो 5 आ रहा है, तो ठीक है ना, 5 ही मानते हैं। ठीक है ना, एग्जैक्ट में आता है 27.7 आएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे है ना कि जैसे मेरे पास क्या है ना, एनर्जी है, ठीक है, और एनर्जी फोटोन के पास है। एक फोटोन के पास इतना एनर्जी, दूसरे के फोटोन के पास इतना एनर्जी, और उससे करके बहुत सारा फोटोन है। तो मान लो कि ठीक है 27 फोटोन दिया, तो हम तो समझ गए कि 27 फोटोन का एक एनर्जी होगा। ठीक है, अब 27.5 यानी 27.7 फोटोन आ रहा है, इसका मतलब कितना फोटोन होगा वहाँ पे, तो 27 से तो ज़्यादा होगा ना, तो 27 से ज़्यादा होगा तो एक ज़्यादा होगा। ठीक है, क्या होता है, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है या तो क्वांटम के टर्म में रहेगा, नहीं तो फोटोन के रहेगा। फोटोन मतलब एक पार्टिकल, तो या तो 27 होगा, तो वहाँ पे 27 ही आना चाहिए। अगर 27 से थोड़ा सा भी ज़्यादा आ गया ना, तो मतलब 28 फोटोन होगा यहाँ पे। मतलब आंसर जो इसका आएगा ना, ये 28 आएगा। इंटीजर में बताना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ फोटोन्स तो इंटीजर में होगा, 1 2 3 4 इस तरह से करके। तो 27.5 यहाँ पे आ रहा है, एग्जैक्ट आता है तो 27.7। तो यहाँ पे जो है ना 27 से जैसे ही ज़्यादा हो गया, 27.1 2 3 भी हो जाता ना, तो यहाँ पे क्या हो जाता, 28 हो जाता। यहाँ पे जो है ना उस तरह से नंबर अथी नहीं कर रहे हैं कि 5.9 आ गया तो 6 हो गया, उस तरह से नहीं कर रहे हैं, नंबर देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फोटोन है तो एनर्जी है उसके पास, तो फोटोन एक ही होगा, 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। तो 27.2 है या 27.5 है, मतलब 27 से ज़्यादा होगा, एक ज़्यादा होगा तो 28 होगा, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 28। तो ये एक जो है ना इसमें क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। दूसरा हम लोग क्वेश्चन उसको देखते हैं, इसको लिख लेना है सबको, हम इसको हटा रहे हैं। कैलकुलेशन जो है ना हम बताएंगे स्टार्टिंग में कैसे करते हैं, धीरे धीरे तुमको खुद सीखना पड़ेगा, उसके हिसाब से खुद करना है जी। हर बार हम कैलकुलेशन नहीं बताएंगे, हम बाद में जो है फटाफट निकाल देंगे उसको। पहले तुमको सीख लेना है, फिर उसको करते जाना है। जैसे इस केस में देखो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। अब कह रहा है फोटोन ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रम, 5000 एंगस्ट्रम दिया हुआ है वेवलेंथ। अब मेटल सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा है, देखे नहीं थे ऊपर से लाइट आ रहा है, मेटल पे स्ट्राइक कर रहा था। तो वर्क फंक्शन फाई या ठीक है ना W, ये दिया हुआ है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बता रहा है। तो एनर्जी निकालना है फोटोन का इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो एनर्जी क्या है ना, ये फोटोन ऑफ वेवलेंथ इतना स्ट्राइक कर रहा है, तो ये जो स्ट्राइक किया वही तो एनर्जी होगा ना, तो AC/λ कर देंगे। तो इसमें आंसर जो बताएंगे पहला का, ठीक है, तो एनर्जी जो होगा, क्या कह रहा है, एनर्जी ऑफ फोटोन ना, तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो हो जाएगा E = AC/λ। ठीक है ना, एनर्जी E = AC/λ। और इसका वैल्यू जो है ना, हमें तो पता है 20 इंटू जो है ना वो था, नहीं तो एक बार फिर से लिख देते हैं, 6.626 इंटू 10⁻34, ठीक है, जूल सेकेंड, और इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाई वेवलेंथ कितना है 5000 एंगस्ट्रम। ठीक है ना, ये कितना होता है एंगस्ट्रम मीटर में। ठीक है, 1 एंगस्ट्रम = 10⁻10 मीटर। ये अब देखो, ये तो हमको पता है ना ऊपर में क्या आएगा। जैसे अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो पहले यूनिट उड़ा देते हैं, मीटर चला गया, सेकंड चला गया, एनर्जी जो आएगा जूल में आएगा। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए किस में आएगा, जूल कैलोरी, ठीक है, और किस में आता है, ये सब समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो सिर्फ जूल में आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब कितना आता है, 20 आएगा। ठीक है ना, 20 आएगा, एग्जैक्ट भी बता देंगे अभी कितना आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है ना ऊपर में लिखेंगे तो ये कितना आएगा, ये 10⁻26, ये कितना था -34 + 8 करेंगे ना, तो -26 आएगा।
डिवाइडेड बाई, इस केस में देखो यहाँ पे क्या आएगा 5 इंटू 10⁻³ कितना आएगा यहाँ पे -7, ये 10⁻³ है ना, ये क्या है -10, तो -7 आ जाएगा इस तरह से। तो ये आएगा कितना, करीब करीब आएगा 4 इंटू 10⁻³ कितना आएगा, ये कैलकुलेट कर लेंगे तो ये ऊपर जाएगा ना, तो -19 आएगा। तो ये किस में आएगा, जूल में आएगा। देखो एग्जैक्ट अगर करते तो कितना होता है, एग्जैक्ट करते तो क्या होगा, ये इसको जो है ना कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्ट क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 19.8 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। और ये इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, 4 से कम आएगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट जो है ना वो बता देते हैं, एग्जैक्ट जो इसका आएगा ठीक है, एग्जैक्ट इसका जो वैल्यू आएगा, ठीक है ना, एग्जैक्ट वैल्यू जो आता है 3.96 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। तो दो चीज़ है एग्ज़ाम में, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे तो ठीक है, एकदम स्लाइटली चेंज कर रहा है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं, यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं है। दिक्कत जो है आगे बताते हैं, आगे जो अगला इसी में अगला पार्ट जो क्वेश्चन रहेगा ना उसमें समझ में आ जाएगा। नॉर्मली इसमें ऐसे कर लेंगे। अब देखो ये एनर्जी निकल गया, तो हमको एनर्जी पूछ रहा था ना कि एनर्जी बताइए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग एनर्जी कैसे बताएंगे, तो यहाँ पे हम लोग को पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हो गया, ये वोल्टेज है, इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट होता है इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है, ठीक है। ये पता होना चाहिए, ये बहुत जगह काम देगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी इसका यूज़ हो जाता है। तो ये ठीक है ना, यहाँ ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू जो है ना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होगा, आगे भी इसका यूज़ होगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, अब जो है ना जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल लेना है, तो 1 जूल इक्वल टू लिख सकते हैं ना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो ये जूल था ना, जूल की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, इतना लिख देंगे, यानी इसको सीधे लिख सकते हैं ना 4 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। एग्जैक्ट करके ही दिखाते हैं, 3.96 की ले लेते हैं, ठीक है ना, 4 ले लो, मतलब तुम लोग 4 लेके भी बना सकते हो, ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे कुछ है नहीं, 0.04 का ही तो डिफरेंस है। तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। तो इसका जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो वैल्यू इसका जो कैलकुलेट करेंगे ये आता है 2.475, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आएगा 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरह से आएगा। ऐसे कितना आता है 2.5 आ जाता है, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक तो ये हो गया, तो एनर्जी तो निकल गया हमको। सेकंड में पूछ रहा था ना काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो दूसरा में हम लोग तो जानते ही हैं ना कि एनर्जी जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालना है ना, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, ई माइनस डब्ल्यू। ई कितना है मेरे पास, ई तो हम लोग निकाल लिए 2.475 माइनस डब्ल्यू दिया हुआ था ना 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 0.275 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब देखो इसको ना जूल में बदल लेंगे, वेलोसिटी निकालना है ना, तो वेलोसिटी निकालना है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ½ mv² लगाएंगे, तो ½ mv² लगाएंगे तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे 0.275 इंटू 1.6, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू इतना जूल, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे इतना, तो इतना जूल आ गया। यानी यहाँ पे देखना इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना, ये आएगा 4.4 इंटू 10⁻⁴ कितना आएगा, नियरली -20 जूल, ठीक है ना, इतना इंटू 10⁻⁻20 जूल आएगा। तो ये जो है काइनेटिक एनर्जी निकल गया जूल में। अब तो तीसरा पार्ट जो बनाएंगे इसका थर्ड पार्ट, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ½ mv², ठीक है। तो वेलोसिटी इक्वल टू जो होगा √2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, डिवाइडेड बाई m, ठीक है। तो यहाँ पे देखना 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू रखेंगे ऊपर से 4.4 इंटू 10⁻⁻20, ठीक है, ठीक है ना, यहाँ पे जूल में आएगा, ऐसा यूनिट पुट कर रहे हैं। ये क्या है, मास है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना आता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। ध्यान देना सब ऐसा ही होना चाहिए, कट जाएगा अपने आप सब, ठीक है ना, ऐसा ही होना चाहिए।
तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। एक तो कैलकुलेटर चलाओ हो जाओ, नहीं तो जिसको कैलकुलेट करने आता है वो कर लेगा फटाफट, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा, स्क्वायर रूट ले लेगा, ठीक है। तो इस तरह से कर लेंगे। लेकिन जो है ना अभी इसको जो है और शॉर्ट कैसे हम लोग करेंगे उसको थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि देखो अगर यहाँ पे क्या है ना, आंसर अगर दे क्या कहते हैं एग्जैक्ट दे दे, जैसे कि मान लो आंसर आ गया 4.52, इस तरह करके एक ऑप्शन बना है और दूसरा ऑप्शन बना दे 4.42, 4.32, तो उस केस में पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा एग्जैक्टली, कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो 30 क्वेश्चन मतलब बहुत सारा न्यूमेरिकल दे रहा है ना, तो मतलब 100% में करीब करीब 5% क्वेश्चन जो है ना ऐसा होने का चांस रहता है, 5 से 10%। मतलब 100% न्यूमेरिकल आ रहा है तुमको, तो उसमें से 5 से 10% चांस रहेगा कि उस तरह से क्वेश्चन आए। का दो क्वेश्चन देता है, ऐसा नहीं देता है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन उस तरह से रहने का चांस पूरा रहता है एडवांस में खासकर। और लेकिन जनरली तुमको है ना इस तरह से आंसर देगा, एक का आंसर दे देगा 4 इंटू 10 पावर समथिंग, दूसरे का आंसर रहेगा 15 इंटू 10 पावर समथिंग, तीसरे का आंसर ठीक है ना 120 इंटू 10 पावर समथिंग, इस तरह से रहेगा, मतलब बहुत अंतर रहेगा। तो उस केस में ना आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको देखना। तो हमको जो है ना एग्जैक्ट आंसर का जरूरत नहीं पूछ रहा है अभी, ये 2.4, 2.5, 2.3 से नहीं पूछ रहा है, तो करीब करीब आंसर बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो नियरली बताएंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या कर लेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये तो तुम्हारा हो जाएगा 8.8, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं 9 करीब करीब, ठीक है ना। ये बढ़ा दे रहे हैं और ये जो है ना इसी से मल्टीप्लाई कर दिए और ये कितना हो गया, ये 10⁻⁻11, ठीक है ना। आंसर तो आएगा मीटर पर सेकेंड। ये कर सकते हो, करके ट्राई करना, नहीं होगा तो हम बता देंगे आगे भी, गैस स्टेट में भी बताएंगे चीज़ इससे ऐसा कैसे आ जाता है। RMS स्पीड, ठीक है ना, ये सब जो स्पीड्स आता है वहाँ पे बहुत सारा का एवरेज स्पीड, ठीक है, और मोस्ट वाला स्पीड उससे में जरूरत पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी आईटीएम पूछता है भी, उसको गैस स्टेट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसको देखो ना कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ना इसको हम लोग करते हैं ना, ये 10⁻12 कर लेते हैं, -6 बाहर आ जाएगा। तो ये जो हो जाएगा ना, ये क्या आ जाएगा 0.88 डिवाइड बाई 9, ठीक है। ये 10⁻12, तो ये आ जाएगा 0.88 डिवाइड बाई 9, 10⁻6 आ जाएगा, ठीक है। याद देखो ये तो तुम लोग खुद सॉल्व कर लो, हम ये बता रहे हैं शॉर्टकट की करीब करीब आंसर कैसे लाया जाए, करीब करीब आंसर। तो ये 10⁻6 आ गया मीटर पर सेकेंड में। अब देखो इसको भी तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है ना, अब देखो ये जो 0.88 था, तो इसको मान लेते हैं, ये क्या होगा 0.9 मान लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे तो 0.9 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 0.9 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻6, ठीक है, यानी कितना आ जाएगा 0.1 का स्क्वायर रूट इंटू 10⁻6, और 10 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3.14 होता है ना। तो 0.1 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 0.314 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। एग्जैक्टली मतलब करीब करीब इतना आ जाएगा। एग्जैक्ट आंसर जो आता है यहाँ पे आंसर आता है, एग्जैक्ट आंसर तुमको बता दे रहे हैं, ये आता है 3.11 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कुछ ऐसे आता है। तो यहाँ पे भी देख लो 0.314 है ना, तो इसको भी लिख सकते हैं 3.14 इंटू 10⁻, कितना, सॉरी ये प्लस में आएगा ना, एक मिनट रुक जाना, ये प्लस में जाएगा, ठीक है, ठीक है, प्लस में आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10⁻5 मीटर पर सेकेंड, बस ऐसा ही, मतलब करीब करीब हम लोग आंसर जो है ना इस तरह से बता देते हैं। तो ये जो हुआ ना एक ट्रिक हो गया कि एग्जाम में फटाफट कैसे आंसर बताएं। अभी जो है थोड़ा सा लग रहा होगा कि टाइम इसमें लग रहा है कि कुछ इस तरह से हम लोग करें तो थोड़ा टाइम लग रहा है, मतलब एक दो बार क्वेश्चन इस तरह से बनाओगे ना फटाफट बन जाएगा विदिन हाफ मिनट, ठीक है ना। हाफ मिनट कहाँ से लगेगा, 20 सेकंड में जो है करीब करीब निकाल लोगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत फास्ट 10 से 20 सेकंड में आसानी से जो है ना सॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से कर लेना है, और नहीं तो फिर निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके, तो ऐसे निकालना है, जिससे जैसे निकालो लेकिन आंसर आना चाहिए। तो ये हो गया, ठीक है। इस तरह से एक क्वेश्चन घर से बना के लाना है सबको, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखना, इसके बाद एक क्वेश्चन बनाना है घर से, और जो है ना उसका आंसर जो है कमेंट में बताना है। क्वेश्चन लिखना, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द attractive forces between electrons
between electrons and the surface of Ag metal, मतलब सिल्वर मेटल. The minimum energy required to overcome the attractive forces between electron and the surface of Ag metal is ये दिया हुआ है 7.52 into 10⁻⁻19 जूल. 7.5 into 10⁻⁻19 जूल. ठीक है, तो -19 जूल दिया हुआ था. उसके बाद कह रहा है कि what will be the maximum kinetic energy of electron, ejected out from Ag, मतलब सिल्वर, ejected out from Ag, which is being to ultraviolet light of wavelength lambda is equal to 360, ठीक है ना, एंगस्ट्रॉम. इस तरह से फिर से रिपीट कर रहे हैं. द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द सरफेस ऑफ Ag मेटल इज 7.52 into 10⁻⁻19 जूल. What will be the maximum kinetic energy of electron ejected out from Ag, which is being to ultraviolet light of lambda 360 एंगस्ट्रॉम. तो यहाँ पे ये जो है ना, ये पोर्शन ख़त्म हो गया. नेक्स्ट जो है हम लोग आगे देखेंगे, इसके आगे अब जो है ना नया थ्योरी देखेंगे. जैसे हम लोग रदरफोर्ड का थ्योरी पढ़े थे तो उसमें डिमेरिट्स आ गया, तो उसको इम्प्रूव करके बहुत सारा नया थ्योरी आया. बहुत लोग थ्योरी लेके आए, तो बहुत लोग का, मैक्सिमम लोगों का थ्योरी फेल कर गया, कुछ लोगों का थ्योरी कुछ पास किया. ठीक है, तो उसमें जो एक थ्योरी था जो बहुत कुछ बताया, ठीक है ना, उसको हम लोग पढ़ते हैं बोर थ्योरी, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है. थोड़ा इंपॉर्टेंट क्या, उससे क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है, आता भी है. तो हम लोग इसके बाद बोर थ्योरी पढ़ेंगे. ठीक है, तो बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज. मतलब बोर जो थ्योरी दिया था ना, वो हाइड्रोजन एटम का था, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का था. एक इलेक्ट्रॉन का कोई स्पीसीज है उसके लिए था. जैसे हाइड्रोजन He+, में भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तो उसके लिए था. तो इसको हेडिंग देना है नेक्स्ट जो है ना, अभी इसके बाद हेडिंग देना है बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज. इसमें हम लोग हेडिंग देंगे बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज. बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज. ठीक है, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज. ठीक है, ये जो है ना बताया एटम के बारे में कि उसका रेडियस क्या होगा, ठीक है, वेलोसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, उसके बाद पे एनर्जी क्या होगा, सब चीज़ बताया. तो इसको हम लोग समझेंगे. हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, जैसे हाइड्रोजन तो H हो गया, ठीक है ना, हाइड्रोजन लाइक जैसे He+, ठीक है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो. तो हाइड्रोजन में क्या होता है, एटॉमिक नंबर 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालिए ना, तो एक प्लस हो गया. लिथियम में कितना होता है, 3 एटॉमिक नंबर, तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा. तो इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा. तो इस तरह से जो है ना, ये सब चीज़ों के लिए हम लोग को निकालना है.